हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जितने भी सब टॉपिक्स थे उनको हमने ध्यान से पढ़ा। लास्ट टॉपिक था हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके लिए हमने काफी समय दिया उसको ढंग से समझने के लिए। और लास्ट लेक्चर में साथ ही साथ हमने उस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए, है ना। मेंसुरेशन से रिलेटेड किस तरीके से मैक्सिमा एंड मिनिमा में प्रॉब्लम्स बनते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। तो इस तरीके से हम पूरा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अब खत्म कर चुके हैं। तो मैथमेटिक्स सेकंड के आपके दो टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कैलकुलस के दो चैप्टर्स हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको कुछ लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेई मेन और जेई एडवांस और डिफरेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो वो कुछ क्वेश्चंस मैं आज लेने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टॉपिक से। और साथ ही साथ महाराष्ट्र सीईटी में भी किस तरीके से प्रॉब्लम आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर पूरा हमारा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है ना। आज हम पूरे दिन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा फ्रेश टॉपिक जो होगा इंटीग्रेशन वो स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। एक्स और वाई की गाड़ी कौन चला रहा है? थीटा चला रहा है, यानी थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, यानी ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। सो डी वाई बाई डी एक्स तक पहुंचने के लिए हमें डी वाई बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, डी एक्स बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने जब आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको विदाउट प्रूफ चार चीजें बताई थी: लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो वो फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं, तभी आप ये निकाल पाओगे। सो किस नॉर्मल की लंबाई निकालने के लिए क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन? y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और उसका स्क्वायर करना है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले हमें पैरामेट्रिक फंक्शन है तो डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? ए तो ए ही रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डी एक्स बाई डी थीटा। इसी तरीके से हम डी वाई बाई डी थीटा भी निकाल लेंगे। सो डी वाई बाई डी थीटा विल बी, ए तो ए ही रहेगा, वन का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा डी वाई बाई डी थीटा हुआ। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। सो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। सो यहाँ मैं देख सकता हूँ ए से ए कैंसिल हो रहा है, सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। सो मैं देख सकता हूँ टू से टू यहाँ कैंसिल हो रहा है और कॉस थीटा की एक पावर इससे कैंसिल हो रही है। सो साइन थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय टू इज टेन थीटा बाय टू, है ना। सो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया टेन थीटा बाय टू। ओके, अब देखिए लेंथ ऑफ नॉर्मल के फॉर्मूले में ये एक्सप्रेशन डाल दीजिए। सो लेंथ ऑफ नॉर्मल होती है y, और y क्या है हमारा? y है हमारा a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। सो मैं लिखूंगा a इंटू वन माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाय टू हो जाएगा। देखिए मैंने फॉर्मूले में अब ये पुट कर दी वैल्यू। बहुत ही आसान है, ये चीज पूरी क्या है? y है, और डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल के आ चुके हैं, उसका स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना। अब ध्यान देना इस पे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। सो अब ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू होता है ना, इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर। वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? सेक। तो ये हो जाएगा सेक थीटा बाय, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ओके,
सो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया 2a साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू सेक थीटा बाय 2, ये आ गया एक्सप्रेशन। क्या आ गया हमारा? लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आ गई हमारी? ये आ गई। अब सवाल वाले ने पूछा है कि जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो इसका आंसर क्या होगा? तो रख दीजिए आप थीटा की जगह पाई बाय 2। सो 2a मल्टीप्लाई बाय, यहाँ मैं थीटा की जगह पाई बाय 2 रखूंगा तो पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय 4 हो जाएगा। और साइन पाई बाय 4 कितना होता है? 1/√2 होता है। और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा बाय 2 यानी सेक पाई बाय 2 बाय 2 यानी सेक पाई बाय 4। और सेक पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा? जो कॉस पाई बाय 4 का होगा उसका उल्टा, यानी 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2। सो ये हो गया √2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा √2a। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, √2a हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन। देख लीजिए वापस से एक बार, आसान क्वेश्चन है ना? ये ऊपर फाइनल कैलकुलेशन लिखी हुई है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं वापस आपको बता देता हूँ, है ना? हो सकता है ये शायद चीज डिस्कस ना हुई हो। तो जब हम टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक पढ़ते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, तो उसमें ये 4 चीजें हैं जो आपके बोर्ड में तो नहीं है लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कभी कभी। यानी टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी और नॉर्मल की लेंथ कितनी होगी। सो याद रखेंगे, ये मैं विदाउट प्रूफ बता रहा हूँ आपको। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा याद रखेंगे हम, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और याद रखना काफी आसान है। लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय dy बाय dx, है ना? फिर आधा टेन सब टेंजेंट की लंबाई, सब टेंजेंट की लंबाई में क्या होगा? सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है, देखो y डिवाइडेड बाय dy बाय dx। फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल में क्या आ रहा है? y इंटू, बस ये ऊपर वाला न्यूमरेटर आ रहा है ना? तो याद रखना काफी आसान है। लेंथ ऑफ नॉर्मल में क्या आ रहा है? न्यूमरेटर आ रहा है। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में क्या आ रहा है? जो सब टेंजेंट में था y अपॉन था, तो नॉर्मल में y मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय dx हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप 1 अपॉन डिवाइड बाय dx से भी निकालते हैं। सो y इंटू डिवाइड बाय dx होगा। तो ये 4 चीजें आप याद रखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि, है ना? सो एक क्वेश्चन में और आपको इस टॉपिक पे डिस्कस करवाता हूँ। द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, the length of subtangent, the length of subtangent at the point 1 comma minus 3, at the point 1 comma minus 3 of the curve x square plus xy plus y square to the curve x square plus xy plus y square is equals to 7 is, ऑप्शन दे रखा है 3, 5, 15 या 3/5, है ना? सो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट द पॉइंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है ना? तो सब टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होती है y अपॉन dy बाय dx। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है? y अपॉन dy बाय dx होता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो dy बाय dx निकालना पड़ेगा इसका, है ना? सो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, कर्व का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स वाई का हो जाएगा x dy बाय dx प्लस y, है ना, यूवी रूल लगाए हुए, और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाय dx, 7 का हो जाएगा 0, है ना? तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब जो भी टर्म्स जिसमें dy बाय dx है उनको एक साइड लिखेंगे। सो 2x प्लस वाई प्लस जो जिसमें dy बाय dx है उनको एक साथ, तो x प्लस 2y ऐसे लिख दिया, और dy बाय dx कॉमन है तो इसको ऐसा लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये इधर जाकर माइनस साइन आ जाएगा ना, इधर जाके आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते
सो dy बाय डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, नेगेटिव साइन ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा dy बाय डी एक्स आ गया। अब उसने बोला है कि एट द पॉइंट 1 कॉमा माइनस थ्री, तो ये 1 x का पॉइंट है, ये माइनस थ्री y का पॉइंट है। तो एट 1 कॉमा माइनस थ्री निकालते हैं क्या आएगा। तो x की जगह 1 डाल देंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और माइनस थ्री 2 माइनस थ्री डिवाइडेड बाय x की जगह 1 डाल देंगे 1, और माइनस थ्री डाल देंगे तो ये हो जाएगा -6। तो 2 माइनस थ्री इज -1, है ना, 1 माइनस 6 इज -5, -1 अपॉन -5 इज 1/5 विद नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा 1/5 विद नेगेटिव साइन। ये तो हो गया मेरा, क्या हो गया ये, dy बाय डी एक्स एट द पॉइंट 1 कॉमा -3, है ना। तो स्लोप क्या आ गया, dy बाय डी एक्स क्या आ गया, -1/5 आ गया। ओके, और y क्या है, y है -3। सो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, y अपॉन dy बाय डी एक्स। तो y मतलब -3 डिवाइडेड बाय dy बाय डी एक्स मतलब -1/5। सो माइनस से माइनस कट गया, 1/5 ऊपर जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15। सो 15 इसकी लंबाई आ जाएगी, सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है, आसान ही है बेसिकली, है ना, बहुत आसान है, प्रोसीजर वही फॉलो करना है, करना वही है, डिफरेंशिएशन ही करना है, बस ये याद रखना है आपको कैसे लेंथ की सब टेंजेंट की लेंथ, सब नॉर्मल की लेंथ निकाली जाती है ना। सो आई होप आपको, अभी लास्ट क्वेश्चन हमने सब नॉर्मल का किया था, ये हो गया सब टेंजेंट। नहीं, लास्ट क्वेश्चन वाज अबाउट नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, एंड दिस क्वेश्चन वाज अबाउट सब टेंजेंट। ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाया है, आज फिर कर लेते हैं। फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है ये आपसे पूछा है। सो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। सो साइन की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन बाहर हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। इसी तरीके से कॉस की पावर 4x का हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है। अब मैं इनमें देख सकता हूं, इन दोनों में कॉमन है 4 साइन एक्स कॉस एक्स, ये कॉमन है। सो अंदर मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, 4 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस 2x। ठीक है, रीजन बताइए कैसे, क्योंकि हमें पता है कि cos 2x का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो माइनस कॉस 2x लिख दूंगा। ठीक है, सो अब ये हो जाएगा 2 इंटू ये चीज हो जाएगी साइन 2x, और ये है माइनस कॉस 2x, तो माइनस को बाहर लगा देते हैं, माइनस कॉस 2x, है ना। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन 2x कॉस 2x हो जाएगा साइन 2 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 4x। ये देखिए एफ डैश एक्स, चेक कर लीजिए आप, है ना, एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरे पास, माइनस साइन 4x। अब देखो, फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव आना चाहिए, फंक्शन डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव आना चाहिए। अब ये बात बताइए मेरे को, एफ डैश एक्स में ये तो नेगेटिव साइन है, और ये साइन 4x, इस साइन 4x को क्या होना पड़ेगा ताकि ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो एफ डैश एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए मतलब एफ डैश एक्स को इंक्रीजिंग के लिए इस साइन 4x को क्या होना पड़ेगा, 0 से छोटा होना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, साइन 4x क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, साइन 4x नेगेटिव होगा तभी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। अब आप 4x भूल जाइए, आप बस ये याद रखिए साइन थीटा नेगेटिव कब कब होता है, साइन थीटा नेगेटिव होता है 180 से लेकर 360 के बीच में, 180 से बड़ा 360 से छोटा होगा, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तब साइन नेगेटिव होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो ये 4x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए,
पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा। चेक कर लीजिए, है ना। पाई से बड़ा मतलब 180 से बड़ा, 360 से छोटा। 4x की वैल्यू 180 से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी, तभी ये नेगेटिव होगा, है ना। सो अब ये 4x से मैंने आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना क्लास इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 4। वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, x का वैल्यू आ जाएगा 45 से लेकर कितना, ये पाई बाई 4 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका पाई बाई 2। x का वैल्यू पाई बाई 4 से बड़ा, 90 से छोटा। अब आप इन चारों ऑप्शंस में चेक करो कि कौन सा ऑप्शन हमारा फिट बैठ रहा है। सो ये तो गलत हो गया, है ना। ये देखिए, पाई बाय 4 से बड़ा, 3 पाई बाय 8 से छोटा, उसमें ये आता है, बिल्कुल आता है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है, ये सब गलत है। ठीक है ना। ये जो हमारा आंसर आया उसको मैच कौन कर रहा है, सिर्फ ये मैच कर रहा है ना। उसको बिलोंग कौन कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, तो ये इंटरवल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को देखो इस तरीके से भी कर सकते थे, और आप चाहते थे तो f डैश x को 0 इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल सकते थे और फिर f डैश x का साइन चेक कर सकते थे ना, दोनों तरीके थे। सो ये तरीका मुझे ज्यादा फीजिबल लगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। and beta are the roots of the equation x square minus kx plus k is equals to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं। तो आपको पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसके लिए सबसे पहले जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स का सम क्या होगा। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसके अगर दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो उसका सम अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, सी अपॉन ए, है ना। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा है। तो कंपेयर करने पर माइनस बी अपॉन ए मतलब यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस के अपॉन 1 है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। सो अल्फा प्लस बीटा के हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, वो भी के हो जाएगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा भी के और अल्फा बीटा भी के, है ना। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो अल्फा प्लस बीटा के है और अल्फा बीटा भी के है। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे मिलेगा, मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूँ तो वो हो जाएगा के स्क्वायर। तो यहाँ से होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू है के, तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 2k, है ना। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया मेरे पास, के स्क्वायर माइनस 2k, मतलब हर जगह के ही के है, मतलब ये बोल सकता हूँ ये मैं फंक्शन ऑफ के हो गया। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या हो गया, फंक्शन ऑफ के हो गया। देखो ना के ही के एवरीवेयर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्योंकि ये फंक्शन ऑफ के है और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सो किसी भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास एफ के हमारा मौजूद है, दैट इज के स्क्वायर माइनस 2k। अब मैं एफ डैश के निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2k माइनस 2 आ जाएगा। और देखिए 2k माइनस 2 को मैं अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालूं तो 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस k इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और आप चेक कर लीजिए इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल के, एफ डबल डैश के निकालूंगा तो आएगा 2, 2 एक नेगेटिव नंबर है, यानी 2 सॉरी 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 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि केस किसका होगा, केस होगा मिनिमा का। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो k is equals to 1 is the point where the function gets its minimum value। तो k का वैल्यू 1 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लीजिए आप, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन के में घूम गया, फंक्शन ऑफ के बन गया। इसीलिए फिर हमने किसी भी फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए प्रोसेस हमें पता ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम में हमने वो पढ़ा है। ठीक है,
सो इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। ये फंक्शन गिवन है हमें, इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, और फिर उनका अंतर यानी उनको माइनस करके कितना आंसर आ रहा है वो बताना है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो काफी आसान है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना भी आसान है। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, फिर कॉस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा। कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 2x। ये हुआ मेरा। फिर cos 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस साइन 3x हो जाएगा, है ना। सो ये तो हुआ मेरा f डैश x। पेयर करके लिख देते हैं, f डैश x हमारा हो गया माइनस साइन x माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x। ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, पहले साइन 3x, फिर माइनस साइन x, फिर माइनस साइन 2x, इस तरीके से, है ना। थोड़ा अच्छा सवाल है ये, चैलेंजिंग सवाल है। यहाँ पे हमें एक अलग चीज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं ना, देखो यहाँ पर अब हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आसानी से निकलेंगे नहीं, तो इसको हमें और छोटा करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो छोटा करने के लिए ये देखिए, ये इस साइन 3x और साइन x में मैं साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज करता हूँ। साइन c माइनस साइन d कैसे निकालते हैं, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। सो यहाँ अप्लाई कर देते हैं ये, है ना। तो यहाँ c का रोल 3x प्ले कर रहा है, d का रोल x प्ले कर रहा है। सो 2 cos 3x में x जोड़ा 4x, 4x को 2 से डिवाइड किया 2x, ये हो गया cos 2x मल्टीप्लाई बाय 3x से x माइनस किया 2x, 2x डिवाइडेड बाय 2x, तो 2 cos 2x sin x माइनस sin 2x, क्या है। ठीक है, इस तरीके से मेरा f डैश x आया। अब देखिए, सो f डैश x is equals to 2 cos 2x into sin x minus sin 2x can be written as 2 sin x into cos x। ये मैंने इसीलिए लिखा ताकि अब इन दोनों में से 2 sin x में कॉमन ले सकूं। सो 2 sin x मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में cos 2x माइनस 1 आ गया, सॉरी cos 2x माइनस cos x आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन अभी तक आया है। अब f डैश x, अब देखिए, अब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को 0 के इक्वेट करूंगा। f डैश x इज इक्वल टू 0, तो 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो sin x को 0 होना पड़ेगा। तो sin x 0 होता है 0 से लेकर 360 के बीच में। sin x 0 कब कब होता है, sin x 0 होता है एक तो खुद 0 डिग्री पर होता है ना, पाई पर भी होता है ना, 180 sin n पाई क्या होता है, 0 होता है। तो sin x 0 कब कब हो गया हमारे पास, sin x 0 होगा 0 पर, पाई पर एंड 2 पाई पर, है ना। 0 पाई 2 पाई ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए जब sin x को मैंने 0 किया। और या फिर cos 2x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी 0 हो सकता है। अब ये एक्सप्रेशन 0 होने के लिए अब देखिए, यहाँ पर cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x, है ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना, माइनस cos x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये एक क्वाड्रेटिक बन गई। ये देखिए, यहाँ से तो आपको आई होप sin x का पार्ट तो क्लियर हो गया। इस पार्ट को अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस पार्ट को मैं जब सॉल्व करूंगा तो स्प्लिट द मिडिल टर्म कर देता हूँ, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 2 cos x कॉमन ले लिया,
तो cos x माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1 कॉमन cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा इसका फैक्टराइज 2 cos x प्लस 1 ब्रैकेट cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x की वैल्यू या तो माइनस हाफ होगी या 1 होगी, है ना। cos x की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ होगी या 1 होगी। अब देखिए cos x की वैल्यू माइनस हाफ यानी cos नेगेटिव। cos नेगेटिव कब कब होता है, cos नेगेटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और हाफ cos की कौन सी वैल्यू होती है, 60 डिग्री, है ना। सो सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी cos माइनस हाफ कब कब होगा, एक तो 120 डिग्री होगा और एक 240 डिग्री होगा, है ना। 120 एंड 240 cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। So cos minus cos 60 is minus cos 60 is cos 180 minus 60. Cos 180 minus 60 मतलब cos 120. So x की वैल्यू या तो 120 हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी। 120 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3, है ना। तो x और थर्ड क्वाड्रेंट में भी 180 प्लस 60 यानी 240 डिग्री। 240 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3, है ना। सो 2 पाई बाई 3 या फिर 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 या फिर 4 पाई बाई 3। ये देखो cos x माइनस हाफ कब कब होगा, ऐसे ये लिखा हुआ है ना, 2 पाई बाई 3 या फिर 4 पाई बाई 3। और cos x इज इक्वल्स टू 1। cos x की वैल्यू 1 0 से लेकर 360 के बीच में कब कब आती है, एक तो 0 डिग्री पर आती है और एक 360 डिग्री पर आती है। सो 1 कब होगा cos x, 0 या फिर 360, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 0 पाई 2 पाई 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 0 2 पाई, जिसमें 0 2 पाई तो सेम ही है ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं और ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो अब देखो क्या लिख देता हूं मैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे आ गए, 0 आ गया, पाई आ गया, 2 पाई आ गया, 2 पाई बाई 3 आ गया एंड 4 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। 0 और 2 पाई नहीं लिखूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो ये 5 वैल्यूज आ गई मेरे पास, ये 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब आपको इन सारे पॉइंट्स पर f0 निकालना है, f पाई निकालना है, f2 पाई निकालना है, f2 पाई बाई 3 निकालना है, f4 पाई बाई 3 निकालना है ना। उसमें देखना है सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। जो सबसे बड़ा होगा उससे सबसे छोटे को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब मेन काम अब हम कर चुके हैं, अब हमें बच्चों वाला काम करना है, ये वैल्यू डाल डाल के f0 निकालना है, f पाई निकालना है, f2 पाई निकालना है ना, इस तरीके से काम करना है, ठीक है। सो निकालते हैं। ये आई होप आपको पूरा प्रोसीजर ये समझ में आ गया होगा। वापस बता देता हूँ, f डैश x निकाला, f डैश x निकालने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने यहाँ साइन एक को पकड़ लिया है ना। जब भी ऐसे 3 साइन आ जाए या 3 कॉस आ जाए ना, sin 3x sin x sin 2x, तो आपको किसी दो को पकड़ के sin c माइनस sin d या sin c प्लस sin d का आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। तो वो यूज करके ये ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। फिर उसके बाद sin 2x को लिखा 2 sin x cos x, ताकि ये 2 sin x cos x 2 sin x कॉमन आ जाए, और बाकी फिर आपके सामने ये पूरा मैंने लिखा हुआ है ना, ये पूरा समझाकर कि f डैश x इस तरीके से है, 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता, sin x 0 होगा तो तब तक होगा, है ना, यहाँ पर। और ये एक्सप्रेशन 0 होगा तो ये इस तरीके से सॉल्व किया होगा, ठीक है। अब हमें इन पूरे क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू देखनी है, जो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी होगी उनका डिफरेंस हमें बताना है। सो निकालते हैं। अब ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ। सबसे पहले निकालते हैं f0। f0 का मतलब cos 0 प्लस 1/2 इंटू cos 0 माइनस 1/3 इंटू cos 0। भाई बेसिकली 3 इंटू 0 2 इंटू 0 0 ही होगा। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1। सो 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3, इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर यहाँ 6 चढ़ जाएगा, प्लस 3 माइनस 2। तो f0 की वैल्यू आ गई मेरे पास
6 प्लस 3 9 माइनस 2 7/6। तो ये मेरा F0 आ गया। चेक कर लीजिए आप वापस, बिल्कुल सही है, यस करेक्ट। अब निकालते हैं एफ पाई। एफ पाई, एफ पाई का मतलब कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई। सो 2 इंटू पाई इज 2 पाई, मतलब 360। कॉस 360 की वैल्यू होती है 1, है ना? कॉस 360 की वैल्यू होती है 1। सो 1/2 इंटू 1 इज 1/2 माइनस 1/3 इंटू कॉस। अगेन अब पाई डालूंगा तो ये हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई का मतलब कितना हो गया भाई? 540, यानी 360 प्लस 80, यानी वापस से अगर देखिए पाई का ऑड मल्टीपल -1 आएगा, इवन मल्टीपल +1 आएगा। सो कॉस 3 पाई कितना आ जाएगा आपका? -1, है ना? कॉस 3 पाई कितना आ जाएगा? 3 इंटू पाई इज 3 पाई, कॉस 3 पाई इज -1, और यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस हाफ प्लस 1/3, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वही एलसीएम 6, यहाँ -6, यहाँ +3, है ना? यहाँ +3 और यहाँ +2। सो एफ पाई जब मैंने निकाला तो मुझे मिला -1/6। ठीक है, ये मिला मेरा एफ पाई, ये मिला मुझे F0। ठीक है, 0 हो गया, पाई हो गया। अब 2 पाई पर आता है, F2 पाई निकालता है। अब मैं फटाफट बताता हूँ आपको। cos 2 पाई मतलब cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री मतलब 1 प्लस 1/2, 2 इंटू 2 पाई मतलब इवन, और पाई का इवन मल्टीपल cos का आंसर हमेशा 1 देता है, तो ये भी 1/2 इंटू 1 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/3, 3 इंटू 2 पाई अगेन इवन, है ना? तो ये भी 1, तो 1 प्लस हाफ माइनस 1/3, इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? वही 6 एलसीएम, 6 प्लस 3 माइनस 2। ठीक है ना? 6 प्लस 3 माइनस 2 आ जाएगा, दैट इज 7/6 ही आ जाएगा, है ना? जैसे ऊपर आया था, चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल वैसे ही आ गया, है ना? सो F2 पाई, F ऑफ 2 पाई भी हमारा कितना आया? 7/6। ठीक है, अब निकालते हैं f of 2 पाई बाय 3। f of 2 पाई बाय 3, f of 2 पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया? ये 120 डिग्री। सो cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 180 माइनस 60, दैट इज माइनस cos 60, दैट इज माइनस हाफ। सो ये हो गया माइनस हाफ प्लस हाफ इंटू कितना है? 120, 120 इंटू 2 240, और 240 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 60, दैट इज माइनस cos 60, अगेन माइनस हाफ, तो हाफ इंटू माइनस हाफ इज -1/4। ठीक है, ऐसा। फिर -1/3 इंटू 2 पाई बाय 3, वही 120, 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 इज 360, एंड cos 360 इज 1, सो -1/2 -1/4 -1/3। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 12 ले लेते हैं। सो यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ हो जाएगा -4। सो इट विल बी -13/12। कितना हो जाएगा ये? -13/12। तो ये आ गया मेरा f of 2 पाई बाय 3 का वैल्यू। f of 2 पाई बाय 3 का वैल्यू कितना आया? -13/12। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2009 में पूछा गया है ना? सो अब एक और बचता है, वो है 4 पाई बाय 3। सो 4 पाई बाय 3 का भी निकाल लीजिए फटाफट। ये मिटा देता हूँ। अब निकालना है हमें f of 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 का मतलब होता है 240। cos 240 का वैल्यू कितना होगा? माइनस cos 60, यानी माइनस हाफ। cos 240 इंटू 2, 240 इंटू 2 480, 480 का मतलब cos 120, एंड cos 120 का मतलब वही cos 180 माइनस 60 माइनस cos 60, माइनस cos 60 का मतलब माइनस हाफ इंटू हाफ इज -1/4, है ना? अब यहाँ आ जाइए, -1/3 इंटू
कितना है ये 240, 240 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 720 यानी 2 पाई है ना। अब 2 पाई सॉरी 4 पाई बाई 3 को जब मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पाई आ जाएगा और 4 पाई यानी cos का इवन मल्टीपल यानी 1 होगा है ना। तो ये नेगेटिव साइन आएगा है ना। सो इस पर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस हाफ माइनस 1/4 माइनस 1/3 अभी अभी निकाली जो ये इसके लिए आई थी माइनस 13/12। सो f ऑफ 4 पाई बाई 3 भी कितना आया माइनस 13/12 आया। ठीक है ये आ गया हमारा। अब इन सब में आपको ये चेक करना है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है ना। सो क्लियरली दिख रहा है सबसे बड़ा 7/6 7/6 ये तीन तो नेगेटिव है। 7/6 अपना सबसे बड़ा हो गया, दोनों ही सेम है तो 7/6 सबसे बड़ा हो गया और यहाँ सबसे छोटा कौन हो गया ये हो गया माइनस 13/12 है ना। तो इसका डिफरेंस निकालना है मुझे। तो 7/6 माइनस 13/12 तो ये प्लस 13/12 हो जाएगा। 6 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 6 की टेबल में 12 दो बार आएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा है ना। 14 प्लस 13 दैट इज 27/12। 27/12 को मैं लिख सकता हूँ 9/4। तो मेरा आंसर हो जाएगा 9/4 दैट इज सी ऑप्शन। चेक कर लीजिए आप है ना। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन था बट काफी लेंथी था ना। तो सी ऑप्शन दैट इज 9/4 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था बेसिकली। ठीक है सो आज के लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए एमसीक्यूज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी टॉपिक पर है ना। तब जाके हम अपने एंड से बोल सकेंगे कि हाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो चुका है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर मतलब जब भी हमारा परसों मतलब डे आफ्टर टुमारो जब हमारा लेक्चर होगा तो उस लेक्चर से हम हमारा फ्रेश टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है सो नेक्स्ट लेक्चर वापस हमारा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रिलेटेड। ओके आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ और आज के क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। ठीक है नहीं आया कोई क्वेश्चन अगर डाउट है तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पर मेरे मैसेज कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। आप सब हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पर करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।